नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हायर एजुकेशन की जो हम पीवाईक्यूएस करवा रहे हैं। ओके, तो कल भी मैंने 20 क्वेश्चंस करवाए थे, आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, टोटल मिला के आपके इस बार के जितने भी पीवाईक्यूएस आए हैं उसको हम हायर एजुकेशन के करवाएंगे और साथ ही साथ फिर पीपल डेवलपमेंट को भी हम उसको ऐड कर लेंगे 2-3 दिन के बाद। ओके, क्लियर? तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल पर हिंदी इंग्लिश दोनों कंटेंट में मिल जाएगा और एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिल जाएगी। ओके, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, और जो भी बच्चे साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं ओके, तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जीसैट पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए हमारी अलग से यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, तो आप इसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, चलिए अब की बार नेट जा रहे पार। ओके, जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उनके लिए अलग से लाइन है, अब की बार जेआरएफ पार। ओके, और स्पेशली मेरी ओर से लाइन है दम लगा के हईसा। ओके, चलिए तो शुरू करें। सभी बच्चे लाइव चैट में जुड़े हैं, सभी बच्चे ढेर सारे थम्स अप दे दीजिए और दिल से कह रहे हो कि लाइक कर दीजिए। ओके, बहुत सारे बच्चे देखते तो है वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते। ओके, पता नहीं उनको क्या दिक्कत होती है वीडियो को लाइक करने में। ओके, चलो कोई ना, जो बच्चे लाइक कर रहे हैं उनको मतलब कि अपने दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरी इतनी तो रिस्पेक्ट रखते हो कि मैं जो बोलती हूँ उतनी रिस्पेक्ट आप मेरी करते हो। ओके, चलिए तो शुरू करें। रेडी स्टडी गो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। पिछले वीडियो में हमने 20 तक किए थे क्वेश्चन। ओके, 21 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के उत्तम शासन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक है? एकेडमिक ऑटोनॉमी, लीगल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी? चलिए फटाफट से आंसर करना है। जो भी यूनिवर्सिटीज है ओके, कॉलेज है ओके, गवर्नेंस कॉलेज ओके, तो उनके मतलब कि उनके सॉरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उसके गुड गवर्नेंस के लिए ओके कौन कौन से क्या क्या आवश्यक है, इनमें से बताइए आंसर। सभी बच्चे आंसर करो। देखो कल की क्लास में भी बहुत सारे बच्चे मतलब लाइव तो थे लेकिन पता नहीं क्यों आंसर नहीं कर रहे थे, है ना? तो आंसर यहाँ पर करोगे ना तो एग्जाम में 100% आप आंसर कर पाओगे। फटाफट आंसर करना है सभी बच्चों को, ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लेना क्योंकि ये मतलब आपका ज़्यादा टाइम लेने वाला चीज़ है ही नहीं यहाँ पर, है ना? ओके, चलिए तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? देखो एकेडमिक तो आएगा ही आएगा ओके, फाइनेंशियल भी आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव भी आएगा ओके, क्या नहीं आएगा उसको निकाल दो। तो यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है? ए सी डी ओनली। ओके, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, वैधानिक स्वायत्तता जो होती है वो मतलब कि उत्तम शासन के लिए मतलब कि यहाँ पर आवश्यक नहीं होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करो। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो सबको आना चाहिए। नेशनल एजुकेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 5 जून, 11 नवंबर या 1 दिसंबर? बताओ। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलो ओके, तो आंसर क्या आएगा? 11 नवंबर। यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है। जिन्होंने गलत किया है वो बच्चे मतलब कि अपनी गलती यहाँ पर सुधार लेना। ओके, तो 11 नवंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसमें कहा गया था? अब तो ये ना
गुजराती वालों को तो आना ही चाहिए, बिकॉज ये वाला ना मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ था जब ये एग्जाम हुई एनटीए नेट की, उससे पहले ही मेरा एक आर्टिकल मैंने लिखा था कि भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ओके, ये कथन किसका है बताइए? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यूजीसी, फिर एजुकेशन कमीशन 1964, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005। चलिए इसका आंसर करिए सभी बच्चे। चलो हो गया सबका। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आंसर आएगा आपका एजुकेशन कमीशन सॉरी एजुकेशन कमीशन 1964। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोठारी आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोठारी आयोग या तो फिर कोठारी कमीशन भी बोला जाता है। क्लियर? ये है आपका एजुकेशन कमीशन 1964 में आया था, और कोठारी आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1966 के अंदर क्या की थी? सबमिट की थी। इसी वजह से उसको 1964 टू 1966 तक का ये पीरियड टाइम बताया जाता है। ओके, तो ये कोठारी कमीशन के अंदर बताया गया था कि भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में मतलब कि क्लासरूम के अंदर निर्मित हो रहा है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी अदर एग्जाम जो टेट टाट की जो भी एग्जाम आती है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 लगाओ। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा यथा प्रस्तावित स्कूली शिक्षा का नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना है। चलिए बताइए, स्ट्रक्चर बताना है आपको। ओके, कौन सा आएगा आंसर बताइए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत बताओ। चलिए ओके, क्या आएगा बताओ? पहले हमने बताया था बाल मंदिर आंगनवाड़ी से लेकर, यहाँ पर देखो आंगनवाड़ी से लेकर, आंगनवाड़ी कितनी? 3 साल का। ओके, और पहली कक्षा और दूसरी कक्षा भी इसके अंतर्गत आ गई। ओके, आंगनवाड़ी के अंदर तो 5 ईयर यहाँ पर हो गए। फिर आपका आ जाता है 3 ईयर, मतलब कि 3 4 5। ओके, ये 3 ईयर यहाँ पर आ गए। ओके, उसके बाद है 6 7 8। ओके, ये 3 ईयर हुआ। ओके, उसके बाद है 9 10 11 और 12। इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये फॉर। ओके, तो 5 3 3 4। ओके, 53। आप अगर इसको याद रखना है तो 53 34 को भी याद याद रख सकते हो। ओके, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। चलो, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, और इसको भी याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। ओके, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 25 है, सॉरी यहाँ पर 25 नहीं, कौन सा क्वेश्चन था अगला वाला? 25, हाँ 25 ही आया। चलो अच्छी बात है। 25, क्वेश्चन नंबर 25 लगाओ। ओके, जोड़ मिलाना है एंजाइड वैदिक एजुकेशन, यहाँ पर एजुकेशन कर लेना। ओके, एजुकेशन एजुकेशन। ओके, लगाओ, जोड़ करो, जोड़ बनाओ भाई, सभी बच्चे बनाएंगे। ओके, और आंसर भी करेंगे। फिर पोस्ट वैदिक एजुकेशन, उत्तर वैदिक शिक्षा की बात है। ब्राह्मणिक एजुकेशन, ब्राह्मणिक की शिक्षा की बात है। बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बौद्ध शिक्षा प्रणाली। और यहाँ पर उसके मतलब कि डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है कि उसके अंदर क्या था। ओके, तो यहाँ पर देखो समानता गुरु शिष्य संबंध का आधार था। ओके, मतलब इक्वालिटी जो थी वो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप का क्या था?
एक आधार था। ओके, उसके बाद है ज्ञान और अनुभव को समृद्ध बनाना, मतलब कि एक्सपीरियंस एंड नॉलेज को इंक्रीजमेंट करना। ओके, और उसके बाद है वास्तविक ज्ञान मिथ्यात्व का निवारण है, मतलब कि जो रियल नॉलेज है ना, तो वो रियल नॉलेज क्या है भाई, फॉल्सहुड, मतलब कि जो असत्य है उसका निवारण करता है। ओके, और चरित्र निर्माण और आत्म सिद्धि पर बल दिया जाता है। चलिए बताइए, जोड़ मिलाइए, सभी बच्चे जोड़ मिलाएंगे, चलो। बनाइए, सभी बच्चे बनाएंगे। ओके चलिए, तो यहाँ पर देखिए प्राचीन वैदिक शिक्षा क्या कहती थी। ओके, उसको अगर आपको नहीं आता है तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली को याद रख लो। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में क्या बात की गई थी कि गुरु और शिष्य का संबंध का आधार जो है वो समानता है, इक्वालिटी है। ओके, तो डी में वन कहाँ पर है, डी में वन यहाँ पर ही है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको नहीं आता है तो किसी एक को चूज कर लो और आपका मतलब कि ये जो कोष्टक होता है, ओके, टेबल होता है जोड़ मिलाने का, वो सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो ए में आ जाएगा आपका 2 नंबर का। प्राचीन वैदिक शिक्षा क्या कह रही थी कि ज्ञान और अनुभव को क्या करना है, समृद्ध बनाना है। ओके, और बी हमारा क्या कहता था, उत्तर वैदिक शिक्षा क्या कहती थी, उत्तर वैदिक शिक्षा कहती थी कि वास्तविक ज्ञान जो होता है ना, वो मिथ्यात्व को क्या कहता है, मिथ्यात्व का निवारण है, मतलब कि झूठ को खत्म करने का क्या है, एक निवारण है। ओके, और सी मतलब ब्राह्मणिक क्या कहते थे, ब्राह्मणिक शिक्षा थी, वो ये कहती थी कि अपनी चरित्र का निर्माण करो, अपने कैरेक्टर का निर्माण करना है, और सेल्फ रियलाइजेशन का भी क्या करना है, मतलब आत्मसिद्धि का भी, आत्मसिद्धि पर उन्होंने बल दिया था। ओके, तो यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। चलो, द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की स्थापना हुई थी। ओके, किस उद्देश्य से हुई थी ये पूछा गया है। तो यहाँ पर उद्देश्य दिया है विभिन्न विद्याओं के सशक्तिकरण हेतु। ओके, मतलब कि डिफरेंट डिसिप्लिन जो है, ओके, उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, समाज विज्ञान में अनुसंधान के संवर्धन हेतु। ओके, तो सोशल साइंस के अंदर रिसर्च को क्या करना है, प्रमोट करने के लिए, एक विद्या के रूप में समाज विज्ञान की गुणवत्ता का समर्थन करने के लिए। ओके, एक मतलब कि सोशल साइंस को क्या है, उसकी जो क्वालिटी है उसके उसको इन्हेंसिंग करने के लिए, फिर है समाज विज्ञानियों की चिंताओं के लिए मंच उपलब्ध कराने के लिए। ओके, जो भी सोशल साइंस साइंटिस्ट है, ओके, तो उनके लिए उनकी जो भी मतलब कि चिंताएं है, ओके, तो उसको क्या है, उस डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संगोष्ठियों और सम्मेलनों को सहायता प्रदान करने के लिए, मतलब यूनिवर्सिटीज के द्वारा जो भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स होते हैं, ओके, उसको सपोर्ट करने के मतलब कि सपोर्ट करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। बताइए आंसर, मतलब कि ICSSR। ओके, कल हमने ICSSR की बात की थी, ICSSR का फुल फॉर्म देखा था ना। अब आज हम देख रहे हैं कि उसके उद्देश्य क्या है, उसके हेतु क्या है। चलिए आंसर करें, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ओके,
चलिए ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा बी एंड सी। ओके, मतलब कि जो आईसीएसएसआर है, ओके, आईसीएसएसआर का जो उद्देश्य है वो क्या है, समाज विज्ञान में अनुसंधान के संवर्धन, मतलब कि रिसर्च को, यहाँ पर इसका मीनिंग ही देखो ना, रिसर्च के बारे में, तो रिसर्च को प्रमोट करने का उनका हेतु है। ओके, तो बी वाले सही थे, बाकी को पहले हटा लो। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, इसी एक विधा के रूप में समाज विज्ञान की गुणवत्ता को, मतलब कि सोशल साइंस की जो क्वालिटी है उसको इन्हेंस करने के लिए ये, मतलब कि इसकी स्थापना की हुई थी। ओके, तो यहाँ पर बी और सी आपका आंसर करेक्ट था। क्लियर, चलिए उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 27 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? चले बताइए। फर्स्ट रेगुलेटरी जो बॉडी है, ओके, उसकी स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में? बताइए, यूजीसी, एमसीआई, बीसीआई या फिर एआईसीटी? आंसर करें सभी बच्चे। और यहाँ पर मैं ना इनका मतलब फुल फॉर्म लिख लेती हूँ ताकि आपको यहाँ पर फुल फॉर्म आप लोग अपनी नोट के अंदर लिख लेना। ओके, यूनिवर्सिटी, वैसे कल मैंने लिखवाया हुआ था लेकिन कुछ नहीं आएंगे तो वो भी आपको साथ में लिखने होंगे। ओके, ग्रांट्स कमीशन, कमीशन, ओके, ये उसका फुल फॉर्म है। एमसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? द मेडिकल काउंसिल, काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, ऑफ इंडिया, ये लिख लेना अपनी नोट के अंदर। ओके, बीसीआई का क्या होगा? द बार काउंसिल, द बार काउंसिल, ओके, ये वो है। ओके, काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद है एआईसीटी का फुल फॉर्म लिख लो, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये सबके मैंने आपको क्या कर दिए, नाम लिखवा दिए। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका एमसीआई। क्या आएगा? एमसीआई। अब देखो एमसीआई और बीसीआई दोनों की दोनों आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, और यूजीसी भी आपकी क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ओके, तो यूईसी, ओके, यूईसी की बात है। ओके, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 के अध्यक्ष को कौन थे? बताइए, उसके चेयरमैन कौन थे? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 के जो चेयरमैन कौन थे? बताओ। डॉक्टर डीएस कोठारी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन? आंसर करिए सभी बच्चे। हो गया सबका आंसर? ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ओके, तो यहाँ पर आप सभी को पता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में आया था, उसके अध्यक्ष मतलब उनके चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 29 करो। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के निम्नांकित में से किस धारा को विश्वविद्यालय शिक्षा के शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान और शिक्षण के मानकों के अनुरक्षण के लिए संदर्भित किया जा सकता है? बताइए, यूजीसी का कौन सा एक्ट, जो यूजीसी एक्ट है उसका कौन सा सेक्शन? अगर आप लोगों ने यूजीसी की, मैंने अभी यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट भेजी थी ना, उसी के अंदर से आपको आंसर इसका मिल जाता। आंसर करिए सभी बच्चे, आंसर करेंगे और वीडियो को लाइक करना कोई नहीं भूलेगा। ओके,
आंसर करें सभी बच्चे। चलिए, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका सेक्शन 12। क्या आएगा? सेक्शन 12। ओके, चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 30 करो। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में विद्यालय पूर्व और माध्यमिक स्तर पर GER, ओके, ग्रोथ एनरोलमेंट क्या होता है? रेशियो। ओके, GER उसका फुल फॉर्म है, GER का ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो। ओके, तो 100% वृद्धि का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए रखा गया है? चलो, GR में 100% वृद्धि का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए रखा गया है? बताइए, आंसर करें सभी बच्चे। चले, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 2030 तक का। ओके, तो सही है 2030। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? चले, करिकुलम फ्रेमवर्क्स की बात हो रही है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन है आपका विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा बनाना। ओके, मतलब कि स्कूल एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाना, प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा बनाना, एडल्ट एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाना, शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा बनाना। ओके, मतलब कि यहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में बात हो रही है। तो किसके लिए बात की, किसका मतलब कि ये करिकुलम फ्रेमवर्क बनाना है? स्कूल एजुकेशन के लिए, एडल्ट एजुकेशन के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए, या टेक्निकल एजुकेशन के लिए? और लास्ट में है आपका क्या है? व्यवसायिक मतलब वोकेशनल एजुकेशन के लिए। बताइए, आंसर करें सभी बच्चे, आंसर करेंगे। यहाँ से आपको एक और भी NCF, ओके, NCF आपको पता है कि जिस तरीके से 2005 में भी आया था, 2009 में आया था, है ना। 2005 वाला जो था वो बच्चों के लिए था, स्टूडेंट्स के लिए था। ओके, 2009 में आया था ना, वो टीचर के लिए था। किसके लिए था? टीचर्स के लिए था। ओके, टीचर ट्रेनिंग वगैरह के लिए था। 2009 में जो NCF आया उसकी बात है। ओके, और ये आपका 2020 में NCF की बात हो रही है। तो वो किसके लिए, मतलब किसका ढांचा तैयार करने की बात हो रही है? बताइए। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ABC, मतलब कि स्कूल एजुकेशन के लिए नेशनल NCF। ओके, NCF स्कूल एजुकेशन के लिए, एडल्ट एजुकेशन के लिए, और टीचर एजुकेशन के लिए। ओके, टेक्निकल या फिर वोकेशनल के लिए नहीं है। ओके, तो आपको ये तीन याद रखने, स्कूल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन के लिए NCF। ओके, दिमाग में इसको छाप लेना। ओके, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ABC इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा मूल्य स्व उत्कर्ष से संबंध है? अपने खुद के उत्कर्ष से संबंधित है। सेल्फ ट्रांसडेंस का मतलब कि यहाँ पर बात हो रही है। चलिए, कौन सा वैल्यू है जो स्व उत्कर्ष से संबंधित है? सिक्योरिटी वैल्यू, वैल्यू ऑफ फ्रीडम, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सलिज्म, और वैल्यू ऑफ कंफर्मिटी। बताइए। अपने खुद के उत्कर्ष की बात हो रही है। बताइए आंसर, फटाफट आंसर करिए सभी बच्चे। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? वैल्यू ऑफ यूनिवर्सलिज्म। ओके, मतलब कि जो क्या बोलते हैं, सर्वमुक्तिवाद का जो मूल्य है वो स्व उत्कर्ष से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 33, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में निम्नांकित में से किन निकाय की स्थापना का प्रस्ताव है? बताइए। चले, कौन सी न्यू बॉडीज की बात यहाँ पर की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत?
एसएससी, परख, नीति, सॉरी आईआईटी, नीति और एनटीए। पहले मैं इन सबका नाम लिख लेती हूँ, आप लोग अपनी नोट के अंदर लिख लेना। ओके, एसएससी का नाम लिखूँ तो स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स ओके अथॉरिटी, ये उसका फुल फॉर्म है एसएससी का। परख का मैंने कल लिखवाया था, तो परख का नहीं लिखवा रही, ओके, बिकॉज मैंने कल लिखवाया था आप लोगों को, और आप लोगों के पास नोट तो वैसे भी आप लोग बनाते होंगे तो उसी के अंदर लिखा हुआ होगा, तो अगेन नहीं लिखवाती। ओके, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। ओके, ओके एजुकेशन, आईआईटी की बात है। ओके, सॉरी आईआईटीआई है ना, एक सेकंड इसको निकाल देते। ओके, मैंने आपको आईआईटीई का लिखवाया। ओके, ये आईआईटीआई है, वेट, ओके वेट, तब तक सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलो इसका लिखवा लेती हूँ, आईआईटीआई का लिखो, इसका इंडियन इंस्टीट्यूट, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, ओके आईआईटीआई बोला जाता है। ओके, आईआईटीआई, वेट, ओके आईआईटीआई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आई का मतलब होगा शायद इंदौर होगा। ओके, जो भी है इंदौर होगा लगभग लगभग। ओके, तो देख लेना थोड़ा सा इसको। ओके, नीति का मैंने यहाँ पर आपको आगे लिखवाया हुआ था, नीति का लिखवाया कि नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट, चलिए इसको लिखवा लेती हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन सॉरी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मिंग इंडिया। ओके, ये आपका किसका है, नीति का। एनटीए आपको पता ही होगा, एनटीए का सबको पता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना, एजेंसी। चलिए बताइए, अब आंसर करिए, इसका क्या आएगा आंसर। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा ए बी सी, मतलब कि एसएससी, परख और आईआईटीआई। ओके, इन तीनों को क्या किया गया है, न्यू बॉडी के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 के अंतर्गत। ओके, नीति जो है ना वो एक आयोग है, क्या है, आयोग है। ओके, नीति आयोग है, और एनटीए जो है वो एजेंसी है। ओके, याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 लगाए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर संवैधानिक निकाय, ओके, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, बताओ। एडवाइजरी भी है, ओके, और वो भी सर्वोच्च। ओके, तो एडवाइजरी है और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, बताइए। नीति आयोग, एनसीटीई, एआईसीटीई और एमसीआई, बताइए। सबके फुल फॉर्म बता दिए, एनसीटीई का बाकी रह गया है ना, एनसीटीई का लिख लो, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, ओके, ये है आपका एनसीटीई का फुल फॉर्म। ओके, बाकी सारे एआईसीटीई का लिखवाया था, एआईसीटीई का, यस ये लिखवाया है। चलो आंसर करिए, कौन सी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है बताइए, और वो एडवाइजरी भी है।
ओके, तो यहाँ पर आएगा आपका नीति आयोग। ओके, अभी सुबह सुबह ही मैंने एक मतलब कि स्लाइड डाली हुई थी, उसी में मैंने बताया हुआ था। नीति आयोग जो है वो स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बोलते हैं, या तो फिर लेजिस्लेटिव बॉडी भी बोलते हैं। ओके, अब देखो स्टेचुटरी बॉडी क्या होती है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जो पार्लियामेंट्री एक्ट होता है ना, पार्लियामेंट से वे जो विधायक होते हैं उसके बेस पर यहाँ पर कोई एक्ट बनता है, जिनका खुद का यहाँ पर क्या हुआ एक्ट बनता है, फिर वो जो भी होंगे ना वो अपने खुद से एक्ट बना सकता है, और जो खुद से रूल बनाती है। ओके, तो उसी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे कि यूजीसी है ना, तो यूजीसी को पार्लियामेंट एक्ट के अंतर्गत, पार्लियामेंट्री एक्ट कौन सा था, 1956। ओके, उसके अंतर्गत उसको ये स्टेट्यूटरी बॉडी के रूप में उसको यहाँ पर चुना गया था। ओके, तो यूजीसी एक्ट, इसीलिए हम जब भी देखते हैं कोई भी उसका लेटर होता है तो यूजीसी एक्ट 1956 ऐसा लिखा ही हुआ होता है ना। तो ये क्या है, आपकी स्टेट्यूटरी बॉडी है, वो खुद से, आप लोगों को पता है कि खुद से रूल्स बनाती है। ओके, तो ये मतलब उनका खुद का एक्ट है और वो खुद से रूल्स बनाती है। ओके, उसी तरीके से एआईसीटी है, वो भी, उसका भी एक्ट है 1987 में आया था, और एनसीटी जो है उसका भी खुद का एक्ट है, उसका एक्ट आया था 1993 में आया था। क्लियर। उसके बाद ऑटोनॉमस बॉडीज की बात करें तो ऑटोनॉमस बॉडी क्या होती है कि स्टैट्यूटरी बॉडी होती है ना, उसमें से आती है, मतलब दूसरी बॉडी में से वो आती है। ओके, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस बॉडी। और ऑटोनॉमस बॉडी के एग्जाम्पल देखो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, जैसे कि नीति आयोग का पूछ लिया है। ओके, तो नैक जो है ना हमारी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है ना, तो ये जो नैक है ना वो 1994 में आया था। वो किस में से आया था, यूजीसी में से आया था। और एनबीए जो है वो किस में से आया था, तो एआईसीटीई में से आया था। और एनसीईआरटी है वो भी इसी तरीके से आया हुआ है। नीपा भी इसी तरीके से 1952 में आया हुआ है। और नीपा जो है ना वो आपकी ऑटोनोमस भी और डीम्ड भी यूनिवर्सिटी भी है नीपा। ओके, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 1950 में आया था। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन सी बॉडी किस में कौन सी जो है वो किस बॉडी में आती है। ओके, ये आपको याद रखना है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसको लेजिस्लेटिव बॉडी भी बोलते हैं, जो क्या होता है कैबिनेट रिजोल्यूशन से बनता है। वो पार्लियामेंट से नहीं लेकिन कैबिनेट के रिजोल्यूशन से बनता है, जिनको क्या आधा राइट दिया जाता है। ओके, जो क्या करते हैं, रूल्स को लागू करवाते हैं। ओके, अगर आप रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो वो आप पर एक्शन भी ले सकते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल में इग्नो है, इग्नो का फुल फॉर्म पता है ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नीति आयोग हो गया आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, जिसको बोलते हैं एनडीसी। ओके, तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एनडीसी का कि फुल फॉर्म बताइए एनडीसी का, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलर। वो कौन सी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज है। ओके, क्लियर, आई होप यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 35 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। यूजीसी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, हुमायूं कबीर, फिर है आपका सीडी देशमुख, और फिर मुलगर, क्या नाम है, मुलगाउरकर, और मूलचंद शर्मा। बताइए। फटाफट आंसर करें सभी। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका सीडी देशमुख। ओके, तो सबसे पहले यूजीसी के चेयरमैन कौन थे, सीडी देशमुख थे। क्लियर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी विशेषता है पंचीकरण, क्या है भाई, पंचीकरण के भौतिक पक्षों से अधिक उनके नकारात्मक सामाजिक पक्ष में संकेतक है, बताओ। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, हैबिटेट इन स्लम्स, मलिन बस्तियों के वासस्थान, समूह के संघर्ष और झड़पें, समूहों में कुंठा और व्यग्रता प्रकट होती है, और समूह व्यवहार में आक्रामकता और खतरे स्पष्ट होते हैं। अच्छा, ये ना आपका मतलब एनवायरमेंट से, पंचीकरण में तो घबराएगी, पर्यावरण से। ओके, चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो, ये आपका एनवायरमेंट का क्वेश्चन आ गया। ओके, इसको छोड़ देते हैं। चलो ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 37 करो। ओके, वो वाला क्वेश्चन रहने देते, कल को जब हम 20 क्वेश्चन की जगह 21 क्वेश्चन करवा देंगे। ओके,
चलो इसको करो। निरंतर पेशागत विकास और आत्मोत्कर्ष के लिए प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष न्यूनतम कितने घंटे व्यतीत करने चाहिए। चलो खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी टीचर है ओके, तो उनको क्या करना चाहिए, मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हर एक टीचर को प्रति वर्ष न्यूनतम ओके मिनिमम कितने घंटे मतलब कि उनको व्यतीत करना चाहिए, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने प्रोफेशनल को डेवलप करने के लिए कितने घंटे व्यतीत करने चाहिए उनको। चलिए जैसे कि मैं कर रही हूँ ओके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही कर रही हूँ ना, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है मेरा साथ ही साथ, है ना। तो उसके लिए कितने घंटे, मतलब कम से कम कितने घंटे व्यतीत करने चाहिए। बस मैं तो इतने घंटे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा घंटे व्यतीत कर रही हूँ ओके। चलिए ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 50 आवर्स, कितने 50 घंटे, मतलब कि टीचर को पूरे साल के दौरान, एक साल के अंदर 50 घंटे टीचर को क्या करना चाहिए, खुद के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोफेशनल को डेवलपमेंट करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, यहाँ पर उसको इतने घंटे व्यतीत करने चाहिए ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करो। सामाजिक मानदंडों के अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन कर वैयक्तिक सफलता से प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्य को कहते हैं। बताओ सामाजिक मानदंड जो भी होते हैं ओके, जो सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं ओके, उसके अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन ओके, मतलब क्या होगा, कॉम्पिटेंस का डेमोन्स्ट्रेटिंग, है ना, वो करके व्यक्तिक सफलता का मतलब क्या होगा, बताओ, व्यक्तिक पर्सनल सक्सेस को ओके, पर्सनल को सक्सेस करने के लिए ओके। तो केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्य को क्या कहेंगे, क्या कहोगे, बताओ। चलो अपनी दक्षता का क्या करना है, प्रदर्शन करना है, आपके अंदर कोई ऐसी, मतलब कि कोई ऐसी खूबियां हैं ओके, उसका प्रदर्शन करने के लिए क्या करोगे। चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा अचीवमेंट। अचीवमेंट वैल्यू उसको कहेंगे ओके, हम अचीव कर रहे हैं ना अपना, मतलब कॉम्पिटेंस पर डेमोन्स्ट्रेटिंग कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, आपके अंदर जो चीजें हैं उसको आप बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अंदर जो भी कैपेबिलिटी है आपके अंदर ओके, उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे, अचीवमेंट वैल्यू आएगा ओके। चल क्वेश्चन नंबर 39 करो, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है ओके। भारत में प्राच्य देशज अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षिक रूप से अधिक क्या होगी। चलिए बताओ, इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको बात करनी है ओके। ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम की रूबिक ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम, चलो उसके अंतर्गत जो भी लर्नर है ओके, तो उस लर्नर की जो, मतलब कि उसका जो रोल होता है ओके, तो उसकी सापेक्ष में ओके, उसके सापेक्षिक रूप में क्या होना चाहिए, मतलब कि एक्टिव, पैसिव, न्यूट्रल या साइलेंट होनी चाहिए। बताओ अधिगमकर्ता की भूमिका कैसे होनी चाहिए, बताओ। अच्छा यस, यहाँ पर अधिगमकर्ता लर्नर है, उसका रोल कैसा होना चाहिए, एक्टिव तो होना चाहिए, है ना, निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तटस्थ भी नहीं होना चाहिए, ऐसे ही बैठा रहेगा ओके तटस्थ होके, तो आगे बढ़ेगा कब, है ना, प्रच्छन्न, साइलेंट भी नहीं होना चाहिए, है ना, और निष्क्रिय तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, लर्नर जो होता है ना, वो लर्नर की भूमिका जो है, लर्नर का जो रोल होता है वो एक्टिव होना चाहिए ओके, तो यहाँ पर एक्टिव इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है, और जोड़ मिलाना है, मिलाइए। वैल्यू एजुकेशन, किसी ने कल पूछा था कि मैम वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, मूल्य शिक्षण की बात होती है ना, तो हम स्कूल के अंदर जाते हैं, कॉलेज के अंदर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो हमें मूल्य शिक्षण प्राप्त होता है, जैसे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस चीज को हमें फॉलो करना है ओके, किस चीज को फॉलो नहीं करना है। स्कूल में गए होंगे, कभी आपको सिखाया होगा कि सत्य, अहिंसा, है ना,
चोरी नहीं करनी चाहिए, ओके, सत्य बोलना चाहिए, है ना। इस तरीके की आपको जो वैल्यू एजुकेशन दिया जाता है उसी के बारे में बात हो रही थी, ओके। तो यहाँ पर देखो वैल्यू कलेक्शन की बात हो रही, मतलब कि मूल्य संग्रहण की बात हो रही, वैल्यू असेसमेंट, वैल्यू क्लैरिफिकेशन एंड वैल्यू कंसोलिडेशन, ओके। अब यहाँ पर आपको उसकी डिस्क्रिमिनेशन दिया हुआ है कि मानव व्यवहार का अनुमान उपलब्ध कराता है जब व्यवहार और उपदेशिक, ओ सॉरी, यहाँ पर आंसर भी सो हो गए, ओ गॉड कल की तरह हुए। चलो ना, कोई ना, चलो यहाँ पर देख लो, मानव व्यवहार का अनुमान उपलब्ध कराता है जब व्यवहार और उपदेशित मूल्यों में अंतराल हो ओके, व्यक्ति को पसंदीदा मूल्यों का चयन और उपयोग सिखाने में सहायता करता है और इन्हें समुदाय के सदस्यों से प्राप्त किया जाता है। चलिए इसको समझ लीजिए, वैसे भी आंसर आपके सामने शो हो गया, ओके। मुझे पता भी नहीं चला, आंसर नीचे मैंने देखा ही नहीं, क्वेश्चन को समझा रही थी तो, है ना। चलो जी, कोई ना, ओके। तो यहाँ पर अब आंसर आपने देख ही लिया है तो कोई बात नहीं। तो पहले मूल्य संग्रहण किसको कहेंगे कि इन्हें जो भी मतलब के समुदाय होते हैं सदस्यों से इसको प्राप्त किया जाता है, ओके। वैल्यू कलेक्शन, वैल्यू कलेक्शन यहाँ से होता है, समुदाय सदस्यों से प्राप्त होता है, ओके। फिर बी की बात करते हैं, स्टेज, ये स्टेज है, क्या है, वैल्यू के स्टेज है, ओके। मूल्य, मूल्य के सोपान है, ये मूल्य के सोपान है, ओके। तो वैल्यू कलेक्शन के अंदर क्या होता है, समुदाय के सदस्यों से ये मतलब यहाँ से एजुकेशन प्राप्त किया जाता है, ओके। वैल्यू मतलब वैल्यू एजुकेशन प्राप्त होता है। वैल्यू असेसमेंट क्या होगा, वैल्यू असेसमेंट ये होगा कि व्यक्ति को पसंदीदा मूल्यों का चयन और उपयोग सिखाने में ये वैल्यू असेसमेंट है वो हमें हेल्प करता है, ओके। उसके बाद देखो सी, तो मूल्य श्रेणीकरण मतलब कि वैल्यू क्लैरिफिकेशन की बात हो रही है, तो वो किसके होंगे, क्लैरिफिकेशन की बात हो रही है। तो जब व्यवहार मतलब कि हमारे जो हम मतलब व्यवहार का मतलब प्रैक्टिस है ना, तो व्यवहार और उपदेशित मूल्यों में अंतराल हो, ओके, उसके अंदर जाएगा क्लैरिफिकेशन, ओके। उसके बाद है टी वाला आपका वैल्यू कंसोलिडेशन, तो वो क्या होगा, मूल्य समेकन के अंदर आ जाएगा पहला वाला कि मानव व्यवहार का अनुमान उपलब्ध कराता है, क्लियर। तो इस तरीके से आई होप आपको आज की 20 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो को जाते जाते प्लीज लाइक कर देना, ओके, अगर आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो तो, ओके। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ओके। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्णा।